भीमराव अंबेडकर, चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर का लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कहा जाता है व्यक्तित्व व्यक्ति का समूल आधार ही नहीं बल्कि उसके नैतिकता का चमकता हुआ सितारा होता है। जो व्यक्ति अपने देश अपने राष्ट्र की हित की बात करता है वही सच्चा देशभक्त होता है। हमारे संविधान के निर्माण में इनका जो योगदान है वह महत्वपूर्ण है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू नामक स्थान जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार। दलित का मतलब होता है जो समाज में जिसे दबाया गया हो, अन्य वर्गों के द्वारा उसे ही दलित कहते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा के जो नरेश था उनके प्रोत्साहन राशि पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह न्यूयॉर्क गए जो अमेरिका में पड़ता है। फिर वहां से इन्होंने लंदन प्रस्थान किया। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय का अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर इतिहास मीमांसक विधिवेत्ता, विधि बोलते हैं कानून को, वेत्ता मतलब विद्वान, जो कानून के विद्वान हो उसे विधिवेत्ता बोलते हैं। विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद जो विद्वान हो तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश मतलब अपने भारत में। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब जो इनको इतना महान इन्होंने बना, इन्होंने अपने प्रेरणा के स्रोत 3 व्यक्ति को माना। प्रथम व्यक्ति था बुद्ध, दूसरे व्यक्ति थे कबीर दास और तीसरे व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ये सभी अपने आप में महान व्यक्ति थे। कहा जाता है यहाँ अगर कोई भी क्रांति होती है, युद्ध होता है, तो यहाँ के लोग ज्यादातर युद्ध से पहले बुद्ध को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध पहले शांति का पाठ पढ़ाते हैं। मध्यम मार्ग, इनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बीना को तार को इतना मत ऐठो
कि टूट ही जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो जिससे आवाज ही न निकले। तो ये तीनों व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। निधन दिसंबर 1956। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित हैं। पहला, द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, their mechanism, their mechanism, the caste in India, their mechanism। भारत में जो जाति व्यवस्था है वह यहां कैसे बना। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है द अनटचेबल्स हु आर दे, शूद्र कौन है। अनटचेबल माने क्षुद्र कौन, हु आर शूद्रज, शूद्रज कौन है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, अंतिम में उन्होंने बुद्ध स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उसका धर्म। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। एनिहिलिएशंस ऑफ कास्ट, यह उनकी प्रमुख रचना है। आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो पर है बताया गया है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलिएशंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे जो अनुवाद किया है वह ललई सिंह यादव द्वारा रूपांतरित किया गया है। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण जात पात तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति नहीं बन सकी। इसके कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका वहां। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ि पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। जब चैप्टर स्टार्टिंग होता है यहाँ पहले ही लाइन में कहते हैं यह विडंबना की ही बात है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी, इस 21वीं सदी में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन भी करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज के निर्माण के लिए, उसके कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है
और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक लगती है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन को भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, मजदूरी, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत के जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता है। हर व्यक्ति अपने आप में कहता है उससे मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसके धर्म से मेरा धर्म श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति, हर धर्म वाले, ठीक है। अब एक जाति में बहुत सारे समुदाय आते हैं, ठीक है, और एक समुदाय दूसरे समुदाय को कहता है उससे मेरा समुदाय थोड़ा ऊंचा है। उससे पूछोगे वो कहता है नहीं, उससे मेरा ऊंचा है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इच्छा पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समक्ष श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये इस समुदाय में यह व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म लेने वाला बच्चा उसी समुदाय में हो जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसकी पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह तो उस समय लिखा गया जिस समय अंबेडकर के दिमाग में ऐसा था, लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें, अभी की बात करें तो अभी ऐसा नहीं है। है ऐसा नहीं ना। अभी कोई भी समुदाय, कोई भी जाति का वर्ग कोई भी पेशा अख्तियार कर सकता है, चुन सकता है ना। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। जो जिसका पैतृक पेशा है वही पेशा वह करता था, और जो उसके दादा परदादा पिता करते आते थे उसके बच्चे भी उसी पेशा में पारंगत होते थे। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, स्वतंत्र है, अब कोई प्रतिबंध नहीं है। लोकतंत्र की यही खासियत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता।
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग लगता हो। पहली बात, यदि तुम्हारी इच्छा जिस काम में नहीं होगी वह काम तुम जबरदस्ती किसी के प्रेशर में करोगे तो न वहां तुम्हारा दिल लगेगा न तुम्हारा दिमाग लगेगा। लेकिन जो काम तुम खुद के रुचि से इच्छा से करोगे उसमें तुम्हारा दिल भी अधिक लगेगा, दिमाग भी अधिक लगेगा। जैसे एक व्यक्ति था वरदराज, गुरुकुल में पढ़ता था, गुरु आश्रम में, और वह 5 साल तक पढ़ा लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में वह आगे नहीं बढ़ पाया। सेम क्लास में वह पढ़ा रहता था क्योंकि फाइनल एग्जाम में वह फेल कर जाता था। अंततः यह पौराणिक कथा है, अंततः उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया। लेकिन जब गुरुकुल से निकाल दिया गया तो रास्ते के लिए उसे गुरु माता को चने चवेना दे दी थी, जो रास्ते में भूख लगेगा तो खा लेना। रास्ते में गया, जिस कुआं के पास वह बैठा, सोचा जो यहां खा लेता हूं, कुछ पानी पी लूंगा, और बैठा तो देखता है कि ये रस्सी के घर्षण से कुएं के माथे पर बहुत सारा निशान, गड्ढा गड्ढा पड़ गया है। चले रस्सी आवत जात है, सिर पर परत निशान। तो वह सोचा ये एक पतला रस्सी से यदि इतना गड्ढा हो सकता है, पत्थर को घिस सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता इतना अच्छा। और वो अपने इच्छा से फिर दोबारा गया और कहा एक चांस और दीजिए। गुरुकुल में कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दिन रहे तो नहीं, 1 साल और रहो। जब 1 साल बढ़ा तो वो अपनी तन्मयता से, अपनी इच्छा से जब वह करने लगा तो अगली बार वह बहुत अच्छा रिजल्ट लाया और सबसे अव्वल भी आया। तो ये चीज होती है, खुद की इच्छा बहुत डिपेंड करती है और किसी के प्रेशर में किया गया काम उतना सक्सेस नहीं होता है जितना खुद की इच्छा से, उसमें पूरी मनोबल होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास होते हैं, उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां केंद्रित होती है और प्रेशर में किए हुए काम में 5 ज्ञान इंद्रियां केंद्रित नहीं होती है। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ऐसे कामों में? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। निष्क्रिय, कोई काम करने योग्य नहीं, निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, कैसा होना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन को मिश्रण की तरह भाईचारों का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो।
तो अंततः भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र की बात को, जो समता मूलक समाज हो, लेकिन जिस लोकतंत्र, लोक मतलब जनता की तंत्र की, जनता की शासन की, जनता की समानता की बात करते हैं, वह समाज आज तक जकड़ी हुई है इसमें, जातिवाद के नाम पर वोट करने में, और यह रहेगी भी जब तक बेहतर और पूर्ण रूपेण शिक्षित नहीं होता, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। और शिक्षित और साक्षर दोनों में बहुत अंतर होता है। साक्षर, पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, तुम साक्षर हो। शिक्षित, तुम्हें कोई मेकिंग आ गया, कोई चीज पर डिस्कर्स और सही डिसीजन लेने आ गया, तो तुम शिक्षित हो। और शिक्षित लोगों की संख्या कम होती है, साक्षर की संख्या भरमार होती है। और शिक्षितों में से आते हैं ये लोग सब, अंबेडकर, फूले, राजेंद्र प्रसाद, जितने महान लोग सब हुए हैं, ये सब विद्वान व्यक्ति सब थे। एक चैप्टर खत्म हो गया।